नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। इससे पहली जो अध्याय हमने भेजा था, आशा करता हूँ आप लोगों ने वह पूरा अध्याय पढ़ा होगा, क्योंकि पूरा अध्याय पढ़ने से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो छोटे क्वेश्चन होते हैं और बड़े क्वेश्चन होते हैं हमारे ध्यान में आ जाते हैं। इस अध्याय के पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न, कुछ अतिरिक्त प्रश्न और कुछ MCQ ऐसे हम प्रश्न करने वाले हैं। एक एक प्रश्न आपको करना है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। बहुत सामान्य सा प्रश्न है कि यात्राएं क्यों करते हैं। आज की बात हो रही है, यात्राएं क्यों करते हैं। ऐसे प्रश्न का उत्तर हम स्वयं दे सकते हैं कि आज यात्राएं क्यों करते हैं। जो किताब में लिखा है सेम टू सेम वही लिखें, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो आज यात्राएं क्यों करते हैं, इसमें देख लेते हैं। अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि से मिलने के लिए, काम के लिए, व्यापार के लिए, पर्यटन स्थलों की सैर करने के लिए। कुछ नए शब्द भी जोड़ सकते हैं, जैसे पिकनिक के लिए, स्कूल का टूर जाता है, टूर के लिए। ऐसे कारणों से भी हम यात्राएं करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे। ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। जो पहले शासक होते थे वो कठोर सतह पर लेख लिखवाते थे, तो जो कठोर सतह है उस पर लेख लिखवाने से क्या क्या कठिनाई आती थी उसको देख लेते हैं। जो कठोर सतह पर लिखे लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था, क्योंकि ये लेख आसानी से मिट नहीं पाते थे। हम अभिलेखों के माध्यम से अपने अतीत की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तीसरा पॉइंट है, कठोर सतह पर लिखना कठिन कार्य था, जिसे लिखने में अधिक समय लगता था। क्योंकि कठोर सतह क्या होती थी, या तो वो किसी धातु की प्लेट होती थी या फिर पत्थर की सिलाई होती थी, तो उन पर खोद खोद कर लिखा जाता था, जिसको लिखने में समय लगता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। प्रश्न क्या है, क्या पुरातत्व जो खुदाई करते हैं, खोज करते हैं, पुरातत्वविद होते हैं, उनको कपड़ों के अवशेष मिले होंगे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कपड़ा यदि किसी मिट्टी के नीचे दब जाए तो कब तक सुरक्षित रह सकता है। उत्तर देख लेते हैं। पुरातत्वविदों को कपड़े के बहुत कम अवशेष मिलते होंगे, क्योंकि उस समय सूती कपड़े का उपयोग किया जाता था, जो समय के साथ साथ सड़ गल जाते हैं। ठीक है, ये जो पाठ्य पुस्तक है उसके पेज नंबर 6 पर है। इसमें दिया है, हिंट में लिखा है, हिंट्स ऐसे वहाँ पर जाकर हम देख सकते हैं इसको। पेज नंबर 6 पर, पेज नंबर 6 पर ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। अंग्रेजी में BC लिखते हैं हम, बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा पूर्व होता है। कई बार कुछ भैया बहन ऐसे होते हैं जिनको इन छोटी बातों का भी नहीं पता होता, तो ये सब बातें जब हम पढ़ेंगे तो हमें ध्यान में आएंगी। आगे देखते हैं। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में E लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब क्रिश्चियन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, जिसको हम विक्रमी संवत कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रमी संवत। कभी कभी अंग्रेजों के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, अंग्रेजी के जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट अर्थात वर्तमान से पहले है। ठीक है, तो ये खास चीज़ है, इसको भी आप नोट करके कहीं नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। आगे देखते हैं। प्रश्न
पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इसके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे? पृष्ठ 3 देख लेंगे अपनी बुक में खोलकर, वहाँ पर पढ़कर देखेंगे। इसका उत्तर देख लेते हैं। ये 2 तिथियां 4700 और 2500 है। इसके लिए BC अक्षर समूह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब 4700 की बात आती है तो और 2500 की बात आती है, दोनों के दोनों ईसा मसीह के जन्म से पहले हैं। इसलिए इनके लिए कौन सा हम लिखते हैं? BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। अन्यंत्र जो पाठ्य पुस्तक है हमारी, उसके पेज नंबर 8 और 9 पर कुछ लिखा है, उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। जो पहले की भाषाएं थी, बोलियां थी, जो जिस लिपि में वो लिखते थे, वो आज की भाषाओं से भिन्न थी, जिनको समझने के लिए जो विद्वान होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, उसको समझने के लिए वो कई तरह की विधि अपनाते हैं। आगे देखते हैं। इसी प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व, जहाँ राजा रानी रहते थे। तो ये पूरी कहानी आप पढ़ लेंगे। कौन से पृष्ठ पर है? पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 8 और 9 पर। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। ये जो अफ्रीका की जो कहानी है वो ऐसे चित्रा लिपि पर लिखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज को क्या माना इतिहासकारों ने? P। अर्धचंद्र को T। इस तरह से सबके अपने अपने ये प्रतीक चिन्ह हैं, सैम्बल्स हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ चतुर्भुज का मतलब P है, यहाँ भी चतुर्भुज का मतलब P है। ठीक है, तो इस तरह से अक्षरों के साथ उनकी तुलना करके, अक्षरों के साथ उनकी पहचान करके उस लिपि को पढ़ा गया। आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें और उसका अध्याय दिया हुआ है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपियों के 2 प्रकार हैं, में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा तुम देख सकते हो, यहाँ L अक्षर के लिए शेर, ऊपर हमने भी चित्र दिखाया, वहाँ L अक्षर के लिए क्या है? शेर, तथा A अक्षर के लिए चिड़िया के चिन्ह हैं। देखो एक बार और, L अक्षर के लिए शेर है और A अक्षर के लिए चिड़िया है। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर जिनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से उसको क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं। जैसे हम अंग्रेजी में A को हिंदी में अ लिखते हैं, हम कहते हैं कि हिंदी का अ और अंग्रेजी का ए दोनों समान हैं। इसी तरह से जो चित्र हैं उनकी भाषा भी ऐसे ही जान ली और उसके बाद उनको पढ़ लिया। आगे देखते हैं, एक प्रश्न और है। मिस्र के रोसेट्टा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर लेख कितनी भाषाओं तथा लिपियों में उत्कीर्ण था? अभी इसकी हमने पीछे बात की थी। मिस्र का जो रोसेट्टा नामक का कस्बा है, उसमें जो पत्थर पर लेख मिला है तो कितनी भाषाओं में है, देख लेते हैं। मिस्र की उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में उत्कीर्णित किया गया है। ये पीछे भी पढ़ लिया, तो एक बार और आ गया। आगे देख लेते हैं। शेर का चिन्ह किस अक्षर के लिए प्रयुक्त किया है? अभी हमने देखा कि शेर का चिन्ह किसके लिए है? L अक्षर के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे देखते हैं।
तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। आप साक्षात्कार को कैसे, जैसे कि कोई भी रिपोर्टर होता है, किसी भी नेता या बिजनेसमैन या किसी का भी क्या करता है, वो इंटरव्यू लेता है, उसको क्या कहते हैं, साक्षात्कार लेना। यदि अगर तुम्हें किसी जो पुरातत्वविद होते हैं उनका साक्षात्कार लेना पड़े, यानी कि उनसे प्रश्न पूछने पड़े, तो तुम क्या पूछोगे? तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविदों से पूछना चाहोगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं जो हमारे मन में आते हैं। तो ऐसे कुछ प्रश्न इसमें दिए हैं, तो उनको देख लेते हैं। पुरातत्वविद अतीत में बनी तथा प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन क्यों करते हैं? एक प्रश्न तो यही हो गया, जो अतीत में बनी हुई वस्तुएं हैं उनका प्रयोग क्यों करते हैं। दूसरा प्रश्न, पुरातत्वविद किस स्थान की खुदाई किस आधार पर कर सकते हैं? जो पुरातत्वविद होते हैं उनको कैसे पता होता है कि इस स्थान की खुदाई करने पर यहाँ से कुछ पुरातात्विक वस्तुएं मिल जाएंगी। प्रश्न 3, क्या खुदाई करते समय किसी प्रकार की सावधानी भी रखी जाती है? प्रश्न 4, खुदाई में मिली चीज़ों की उम्र का कैसे पता लगाया जाता है? खुदाई में मिली चीज़ों को कहाँ और क्यों रखा जाता है? तो जो खुदाई में चीज़ें मिलती हैं, वस्तुएं मिलती हैं, उनकी उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? कैसे पता चलता है कि ये सब कितने वर्षों पहले हैं? तो इसकी बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कार्बन विधि है, और भी कई विधियां हैं। आप पढ़ोगे आगे इसी अध्याय में, इस अगले अध्याय में कहीं भी, कि किन किन विधियों से हम किसी भी चीज़ की उम्र जान सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो पेड़ होता है, पेड़ को काटते हैं तो पेड़ का जो तना होता है उसका जो वर्ताकार क्षेत्र होता है, उसमें जो वर्ताकार ऐसा जहाँ से उसको काटते हैं तो उसमें ऐसे गोल गोल ऐसे गोल गोल वो बने रहते हैं। तो जितनी भी ये गोल गोल इनके घेरे होते हैं, इतने एक साल में एक घेरा पूरा होता है, उससे पेड़ की उम्र का पता चल जाता है। इसी प्रकार से उनके लिए भी कई विधियां लगाई जाती हैं उनका पता लगाने के लिए। आगे देखते हैं। अब ये तो अतिरिक्त प्रश्न थे जो हमने अभी देखे, अध्याय के अंतर्गत थे। अब हम पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो प्रश्न आए हैं उनको देखते हैं, और इसके बाद कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। पहला प्रश्न है, सुलेमित कीजिए, मिलान करना है। नर्मदा घाटी, शिकार तथा संग्रहण। जो नर्मदा घाटी है, यहाँ से जो नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल के अवशेष हैं, पूरा पाषाण काल के अवशेष बहुत ज़्यादा मिले हैं, जिससे वहाँ क्या होता था, वो जो लोग वहाँ पर रहते थे उस समय, वो केवल शिकार पर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, और बाद में उन्होंने कुछ संग्रह करने का भी जो अवशेष मिले हैं तो नर्मदा घाटी से ही मिले हैं। आगे मगध के विषय में हमने पढ़ा। एक शक्तिशाली शासन था, शक्तिशाली साम्राज्य था। ये पहला बड़ा राज्य था मगध। इतिहास में जब हम पढ़ते हैं इतिहास प्रारंभ से, प्राचीन इतिहास, तो मगध से ही इतिहास शुरू होता है, क्योंकि मगध वह साम्राज्य है जहाँ पर घनानंद से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इन सब का शासन रहा। गारो पहाड़ियाँ क्या है? गारो पहाड़ियों पर हमने पीछे नक्शे में पढ़ा था अध्याय में, आरंभिक जो कृषि के अवशेष मिलते हैं कि वहाँ पर 8000 साल पहले कृषि की जाती थी। कितने साल पहले? गारो घाटियों पर 8000 साल पहले गेहूँ और जौ की कृषि की जाती थी। कहें कि गेहूँ और जौ की। आगे सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों पर प्रथम नगर बसे थे। ये किसके साथ जुड़ेगा? प्रथम नगर की, क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मिले हैं। आगे गंगा घाटी क्या है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। जो गंगा घाटी है, गंगा के जो क्षेत्र हैं, इसके इलाके हैं, उनमें से जो नगर मिले हैं वो 2500 वर्ष पुराने मिले हैं। कितने मिले हैं? 2500 वर्ष। लेकिन इतिहासकारों में इसमें बहुत बड़ा मनभेद है, बहुत विरोधाभास है कि वो 2500 साल पुराने ही हैं। कुछ उससे ज़्यादा पुराने बताते हैं, कुछ 2500 साल नहीं, लगभग 1600-1700 साल पुराने ही उन नगरों की उम्र बताते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न 2, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। हमने पांडुलिपि और अभिलेख दोनों को अच्छे से पढ़ा है।
तो उसमें एक क्या कई अंतर बता सकते हैं। भाई पांडुलिपि क्या होती है, भोजपत्रों पर लिखी जाती हैं। अभिलेख क्या होता है, शिलाओं और धातुओं के चादरों पर लिखे जाते हैं। तो अभी देख लेते हैं इनको। पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्र मतलब पेड़ के पत्तों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण अर्थात खोद कर लिखवाया जाता था। एक प्रमुख अंतर है। आगे देख लेते हैं प्रश्न 3। रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। जो रसीदा का अध्याय का प्रारंभ जो हमने किया था वो रसीदा के प्रश्न से किया था। रसीदा का प्रश्न क्या था, 100 साल पहले क्या था। रसीदा एक अखबार पढ़ रही थी, अखबार में एक मोटी मोटी जो हेडलाइन थी वो लिखी हुई थी 100 साल पहले। तो उसके मन में प्रश्न आया कि 100 साल पहले कैसे लोग रहते होंगे, 100 साल पहले का जीवन कैसा होगा। तो उस प्रश्न को दोबारा आप पढ़ सकते हो, वहाँ उत्तर देख लेते हैं। हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंट और पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्कों आदि के द्वारा भी जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें लिखी हैं, ईंट, पत्थर, मूर्तियाँ, इनसे बनी हुई औजार जो लंबे समय तक, बहुत से सालों तक सुरक्षित रह जाती हैं, मिट्टी में दबी हुई भी या इधर उधर कहीं पड़ी हुई। तो इनसे अतीत का पता चल जाता है कि उस समय के लोग कैसे औजार उपयोग करते थे, कृषि के लिए क्या औजार उपयोग करते थे, कैसी मूर्तियाँ बनाते थे, ईंट कैसी भवन जो बनाते थे वो कहीं के बनाते थे, ईंट के बनाते थे या पत्थरों का। तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का समाज, वहाँ का सब कुछ राजनीतिक ढांचा इन सब वस्तुओं से समझ में आ जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न 4। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें कौन कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। अब जो पुरातत्वविद जो होते हैं, खुदाई में जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, उनमें से ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो पत्थर की बनी हो सकती हैं। आओ देख लेते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं क्या क्या है। सिक्के, हथियार, आभूषण, चित्र तथा मूर्तियाँ, औजार, हड्डियाँ, पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष। तो पत्थर से क्या क्या बनेगा इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। इमारतें पत्थरों से बनेगी, हथियार भी पत्थरों के बनते थे, क्योंकि जो पुरापाषाण काल है, निम्न पुरापाषाण काल है, तो वहाँ सभी जितने भी औजार थे, चाहे वो शिकार के लिए थे, काहे के लिए भी, वो सब पत्थर के बने हुए थे। और किससे पता चल जाता है, मूर्तियाँ से, क्योंकि मूर्तियाँ भी पत्थरों से बनाई जाती थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न 5। साधारण स्थिरता पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। अब जितने भी विवरण इतिहास में पाए गए हैं, वो अभिलेख के रूप में पाए गए हों या पांडुलिपियों के रूप में पाए गए हों, वो सारे शासक वर्ग के हैं, राजा महाराजा जमींदार इन सबके हैं। लेकिन जो साधारण लोग थे वो अभी अपने अभिलेख का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। देख लेते हैं। साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे, इसके निम्न कारण हो सकते हैं। नंबर 1, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण तैयार किया जाए। दूसरा, यह भी संभव है कि वे पढ़े लिखे भी न हों, क्योंकि जो साधारण लोग हैं हो सकता है उनको पढ़ने की सुविधा न मिली हो। तीसरा पॉइंट देखते हैं, यह भी संभव है कि गरीब हों और उत्कीर्ण करवाने का कार्य खर्चीला हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो गरीब हों, बिल्कुल उनके पास जो खुदवाना है अपने आप तो खुद नहीं सकते, किसी से कारीगर से खुदवाएंगे, तो उनके पास धन ना हो, इसलिए उन्होंने अपना विवरण रखना महत्वपूर्ण नहीं माना। आगे देख लेते हैं प्रश्न 6। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजा और किसानों के जीवन की भिन्नता का पता चलता है। अब राजाओं और किसानों की जो जीवन है उनमें क्या क्या अंतर है, 2 ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। चलो इसमें देखते हैं क्या है। राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्यपूर्ण होता था, तो आज भी है। जो राजा बन जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री, ये जितने मंत्री संतरी बन जाते हैं, ये क्या होता है, इनका जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता है। जबकि किसानों का जीवन कष्टों भरा होता था, वो आज भी है। आज भी बेचारे किसान
पूरी तड़पती दोपहर में कृषि करते हैं, पैदा करते हैं, और उसके बावजूद भी उनके पास सही से रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए भोजन भी सही से नहीं मिलता। जो पैदा करते हैं उन्हीं को नहीं मिलता। आज भी स्थिति वैसी है। प्रश्न 2, राजा अपनी बीजों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो ये 2 बड़े कारण हैं, हमने इन पर विस्तार से चर्चा कर ली है। आगे देखते हैं। प्रश्न 8, अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थी? तुम अपनी इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे? तो अतीत में किस किस विषय पर पुस्तकें थी, अब उन्हें आप कौन सा पढ़ना पसंद करोगे, हमारे पर डिपेंड करता है। चलो देख लेते हैं। तो किस किस विषय पर लिखी जाए? धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों पर, राजाओं के जीवन पर, औषधियाँ तथा विज्ञान पर, महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक पर। जितनी भी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं वो लगभग इन्हीं विषयों पर हैं। इसके अलावा कोई विषय मुश्किल ही देखने पर मिलेगा। हाँ, कई इतिहास की, गणित की किताबें मिल जाती हैं। तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब इन्हीं विषयों में आ जाते हैं। जैसे अपने 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, वो 3 भी इस तरह ही इन्हीं विषयों पर हैं। जैसे ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं, और यजुर्वेद में क्या है, जितने भी कर्मकांड हैं वो सब यजुर्वेद में आ जाते हैं। अथर्ववेद में थोड़ा विज्ञान है, भूत प्रेत का वो है, और सामवेद में क्या है, संगीत है। तो ये सब इसमें आ गए। तो पुरानी पुस्तकें जो हैं इन पर मिलती थी। अब आप स्वयं देखो कि आप कौन सी किताब इनमें से पढ़ना चाहोगे। आगे देख लेते हैं। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। 4-5 प्रश्न ही हैं बस। प्रश्न देखते हैं। 1, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए। कुछ स्थान दिए हैं। पहला देखते हैं, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। गेहूं और जौ के बारे में क्या कह रहे हैं? मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की। हमने अध्याय में पढ़ा है, ध्यान करो। अगला प्रश्न है, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय तथा विंध्य की पहाड़ियाँ थी। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है या सही है? कौन कौन से सही हैं? एक सही है या सब सही हैं? जो ऊपर के प्रश्न हैं उसमें से केवल एक सही है। जो शुरुआत हुई थी मनुष्य ने, वो गेहूं और जौ फसलों को ही उगाने की शुरुआत की गई थी। लेकिन जो हिमालय और विंध्याचल की पहाड़ियों की बात हुई कि सबसे पहले इन्हीं क्षेत्रों में फसलें उगाई गई थी, तो ये गलत है। क्योंकि सर्वप्रथम 8000 साल पहले सुलेमान और किरधर जो घाटियाँ थी, जो ऊपर हमने नक्शे में देखा था अफ़गानिस्तान की साइड, ये दोनों घाटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर सर्वप्रथम कृषि के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। और इन नई जानकारी में इनसे भी पुराने मेहरगढ़ से चावल के अवशेष मिले हैं जो 9000 ईसा पूर्व के हैं। तो नई नई खोज होती रहती है, पुरानी बातें झूठी साबित होती रहती हैं, लेकिन अभी तक की खोज के लिए यही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में इसी तरह के प्रश्न ज़्यादातर होते हैं। देखते हैं क्या है। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु वैश्व की सहायक नदियों के किनारे हुआ। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के विषय में बात की थी अभी। दूसरा, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। ये भी प्रश्न पीछे देखा है, ये गलत है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही है? केवल एक सही है। कौन सा सही है? केवल एक। क्योंकि जो गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं उसमें जो नगरों का विकास माना जाता है वो 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। कितना? 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। और सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वहाँ पर जो नगरों का विकास हुआ वो 4700 वर्ष पूर्व माना जाता है, जो अभी तक इतिहास से प्रमाणित है। आगे देख लेते हैं। गंगा नदी के दक्षिण में इनकी सहायक नदी सोन व आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ये हमने पढ़ा है। किसको किस नाम से जानते थे? मगध के नाम से, जो कि बिहार में है। कहाँ है? जो बिहार में पड़ता है मगध, वहीं पर है। बिहार का कुछ क्षेत्र है, कुछ आसपास का है। तो ये किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। गंगा वहाँ से जाती है, इलाहाबाद से होती जाती है
और सोन नदी के तट पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से कथन सत्य हैं, सही हैं। देख लेते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इन नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब ये देख लो, ये हमने पीछे पढ़ा है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ये दोनों सही हैं। क्या है? ये दोनों सही हैं। और जो भरत नाम है, जो भारत दिया गया था देश का नाम, अपने देश का नाम भारत के नाम पर ही पड़ा है। वो इसीलिए पड़ा है क्योंकि जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम हमने नक्शे में देखा था, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वहाँ वो जो क्षेत्र पड़ता था, उस पूरे क्षेत्र को भरत नाम से ही जाना जाता था। उसके बाद पूरे देश को ही भरत के नाम से जाना जाने लगा। आगे देखते हैं। 2 प्रश्न और बचे हैं बस। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान देंगे प्रश्न में क्या आया है। नहीं को पहले ही टिक कर लेते हैं। ये देखते हैं। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। ये तो सही है, इसमें तो गलत कुछ है ही नहीं। दूसरा, अंग्रेज़ों ने पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था, जो लैटिन भाषा के मैनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकाला। तीसरा, पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्रों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है इसमें, सही कौन सा नहीं है, ये देख लेते हैं। डी वाला, पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। ये गलत है, क्योंकि पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में ज़्यादा मिली हैं, लेकिन केवल मंदिर और विहारों में मिली हैं, ये सत्य नहीं है। कई दूसरे स्थानों पर भी पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं। जो और आगे क्या लिखा है, ये केवल संस्कृत भाषा में लिखी जाती है। ऐसा भी नहीं है कि ये संस्कृत भाषा में थी। पांडुलिपियाँ बहुत सारी भाषाओं में लिखी हुई मिली हैं। आगे ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। ये तो गलत है, केवल पत्थरों पर नहीं, क्योंकि वो जो धातुएं होती थी, धातुओं की चादरों पर भी उत्कीर्ण किए जाते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। ये सही है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है, पहला वाला गलत है। ये लास्ट प्रश्न है बस। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? जो अशोक के अभिलेख हैं, वैसे तो बहुत सारी भाषाओं में लिखे गए हैं। अशोक ने अशोक ने एक तंत्र चलाया था, हम इसके विषय में आगे अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे कि जहाँ जैसी भाषा लोग उपयोग करते थे बोलने के लिए, वहाँ उसी भाषा में उन्होंने अभिलेख लिखवाए। लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है? कांधार से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है किस लिपि में था? तो वो था यूनानी और अरामाइक। तो यूनानी और अरामाइक में था, जो कांधार से प्राप्त हुआ है। प्रश्न 8 देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है कथन ए। इसमें 2 कथन दिए हैं, उसके विषय में अपनी विषय रखना है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां वो ईसा पूर्व लिखी जाती हैं। सही है। कारण, इसका क्या कारण? वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, क्योंकि